हाँ हाँ। ऑडियो वीडियो क्लियर है तेजस? श्रवण? Recording in progress. यस सर। चलो, सो लास्ट लेक्चर जो है हमने डिस्कस किया था अबाउट रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हमने 2 से लेके 3 पॉइंट डिस्कस किए अब तक। पहले रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है? क्या होता है रोटेशनल मोशन? मतलब मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग in which every particle of the body performs circular motion either with concentric circles or their centers lying along axis of rotation. अब ये रोटेशनल मोशन में लास्ट 3 लेक्चर, आज हमारा 4th लेक्चर है। आपको आइडिया आया होगा कि जो चीज़ें, जो बातें, जो कंसेप्ट, जो फिजिकल क्वांटिटी हम ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं, वही सारे कंसेप्ट को हम रोटेशनल मोशन में पढ़ रहे हैं। डिफरेंस क्या हो रहा है? देखो, बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसलेट होती है। रोटेशनल मोशन में बॉडी ट्रांसलेट नहीं होती है, बस एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर मोशन में जो जो टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस की थी उसके सिमिलर टर्मिनोलॉजी ये रोटेशनल मोशन को या फिर रोटेशनल मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम एनर्जी की बात से। जैसे कि बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उसके पास एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। वही बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है तो रोटेशनल मोशन में भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। बस डिफरेंस क्या होगा? दोनों एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले अपन यूज करेंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हाफ एम वी स्क्वेयर यूज करते हैं, तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ आई ओमेगा स्क्वेअर। ये पूरी तरह से नई कन्सेप्ट, पहिले आयुष्यात आपण असं काही बघितलंच नव्हतं, म्हणून मी स्टेप बाय स्टेप त्याचं डेरिवेशन एक्सप्लेन केलं है। मतलब नया कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हमने हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वेयर डिराइव करने के लिए क्या यूज किया? वही सारी बातें, मास, रेडियस, लीनियर वेलोसिटी, उसके ऊपर से एंगुलर वेलोसिटी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन में होती है वही काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में थी। कितनी थी फिर? हाफ ऑफ आई ओमेगा का स्क्वायर। फिर दोनों एनर्जीज को कंपेयर किया, काइनेटिक एनर्जीज को, तो क्या होता था कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सिंपली मास इज रिप्लेस्ड बाय आई है। वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी थी, मतलब v था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब ओमेगा है। एवढाच डिफरेंस है, बाकी कहीं नहीं है। उसके बाद में हमने देखा था कि जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, विच इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, उसी के सिमिलर टर्म आएगी रोटेशनल मैकेनिक्स में, दैट इज। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी होने वाला था, लेकिन यहाँ पे मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, इसलिए एल इक्वल्स टू बन गया आई इंटू ओमेगा। क्या बन गया? एल आई इंटू ओमेगा। तो ऐसे कंपेयर करके हम स्टडी कर रहे थे। उसके बाद में आ गया रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या था? एल इक्वल्स टू रूट ऑफ, या फिर ई इक्वल टू एल स्क्वेयर अपॉन 2i हो गया। ये बेसिक इंट्रो हो गया अबाउट एंगुलर मोमेंटम, अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद में हमने फिर से अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था। क्या थी डिफिनेशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड square of its perpendicular distance from axis of rotation, denoted by I, given by I equals to summation of I equals to 1 to n mi RI का स्क्वायर, ऐसा यूनिट उसका kg मीटर का स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशंस L2 झालं, एवढंच होतं फक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसमें हमने 2 पार्ट के क्वेश्चंस देखने शुरू किए थे। पहले अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिए, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मास प्लेस किया है, तो हर बार हम क्या करेंगे? जितने मासेस है उतने m1 r1 स्क्वायर के एडिशन करेंगे, है ना। ट्रायंगल पे 3 मासेस थे, स्क्वायर पे 4 मासेस थे, एक लाइन के ऊपर 2 मासेस थे। ऐसे डिफरेंट कंडीशन के एग्जाम्पल्स हमने क्लास में प्रैक्टिस किए थे, समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर उसकी जगह पे बॉडी अगर पूरी, जिसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम कंसीडर करते हैं एज ए होमोजीनियस बॉडी या फिर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी, जैसे कि उसके लिए हमने 5 to 6 स्टैंडर्ड बॉडीज कंसीडर की थी। पहले थी रिंग, उसके बाद डिस्क, देन सॉलिड स्फीयर, उसके बाद रॉड। एंड रिंग के सिमिलर होता है
देन सॉलिड सिलेंडर के सिमिलर होता है दिस। एंड इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे नया फॉर्मूला, नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की थी, रेडियस ऑफ गायरेशन की। अभी रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब होता क्या है, वही डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। किसका, पॉइंट का। कौन सा पॉइंट, जहाँ पे बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। डिनोटेड बाय के, गिवन बाय के इक्वल्स टू रूट ऑफ आई बाय एम। ऐसा यूनिट था नुस्ता मीटर, है ना। डायमेंशंस होंगे नुस्ते L1, ठीक है। तो ये बन गए रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो सिमेट्रिकल बॉडीज हमारे पास थी उनके लिए हमने रेडियस ऑफ गायरेशन पहले से कैलकुलेट करके रखा है। जैसे रिंग है तो K इक्वल टू R, डिस्क है तो R बाय रूट 2, होलोस्फीयर है तो रूट ऑफ 2/3 R, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 इंटू आर। एंड हर बार अगर रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है तो उसके ऊपर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे I इक्वल टू एम इंटू के का स्क्वायर। I इक्वल्स टू एम इंटू के का स्क्वायर, I इक्वल्स टू एम इंटू के का स्क्वायर। और उसके अकॉर्डिंग फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2, होलोस्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, रॉड का ml स्क्वायर बाय 12, होलोस्फीयर हो गया, होलो सिलेंडर mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल इफ एक्स ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी का अगर नेचुरल एक्सिस है उसके अबाउट बॉडी अगर रोटेट कर रही है तभी ये फॉर्मूले एप्लीकेबल रहेंगे। एंड इसी से रिलेटेड कल के लेक्चर में जो है हमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की थी। एंड जाता जाता एट द एंड हमने इंट्रोड्यूस की थी कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। क्या होता है टॉर्क, परत हे टॉर्क थोडंसं न्यू होतं, एवढं फॅमिलियर नव्हतं, म्हणून आपण पूर्ण डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप बघितलं की टॉर्क आता कैसा है, कितना आता टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। पहले हमने देखा था फॉर्मूला R इंटू एफ वाला, और रोटेशनल मोशन में हमने डिराइव किया कोणता, एंड कसं कळेल बरं टेस्टमध्ये, क्वेश्चन काही येतच नाही आहे। I इंटू अल्फा, टाउ इक्वल्स टू बनेगा I इंटू अल्फा। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा पार्ट हमने अब तक डिस्कस किया है। बट प्रॉब्लेम काय आहे, टॉपिक अवघड जातोय, टॉपिक नहीं अवघड जाते, टेस्ट अवघड जाते, बरोबर है कि नहीं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है, हर एक टॉपिक जब भी हम स्टार्ट करेंगे है ना, लॉज ऑफ मोशनला पण पहिले 2-3 लेक्चरमध्ये सगळे व्हायब्रेशनच आले होते न्यूरॉनमध्ये, है ना, कोणती फ्री बॉडी डायग्राम, कुठला फोर्स कुठं चालला। बट जैसे 4, 5, 6 लेक्चर हो गए हम फैमिलियर हो गए, समझ में आ रहा है ना। तो ये रूल ही है, नेचर का ही रूल है, ब्रेन का ही मतलब वो वर्किंग टेंडेंसी है। नई चीज़ें अडॅप्ट करने के लिए परेशानी होती है, टाइम लगता है, म्हणून त्याला घाबरून पळून जायचं का, बरोबर आहे की नाही। डायमेन्शनच्या पण पहिले 2-3 लेक्चरमध्ये असंच होत होतं, कुठून आलं हे L1 M1 T1, प्रत्येक वेळी तर सारखंच दिसतं, कुठं प्लस कुठं मायनस। आता कोणी 2:30 वाजता उठू द्या बरं, μ0ची परमिएबिलिटीचे डायमेन्शन सांगा म्हणून, झाले की नाही। बाय प्रॅक्टिस आपण त्याला ओव्हरकम करू शकतो। त्यामुळे या टॉपिकला असं काही घाबरून जाऊ नका, आज तुमचे तोंड खूप भयानक आहेत, काहीच नाही आलं हे, ज्यांच्याकडून कधी ऐकलं नाही त्यांच्याकडून पण ऐकायला भेटते बेटा। एवढ्या लवकर जर आपण हार मानायला लागलो तर कशी जिंकणार आपण। मी पहिल्यापासून तुम्हाला डेली सांगतो सिंपल काहीच नाही आहे, आणि सिंपल करणारे आपण नाहीच आहे, सिंपल कामं करणारे लोकच नाही आपण, कारण आपला सब्जेक्ट कुठला आहे फिजिक्स। आणि मी पहिल्यापासून सांगतो की आपल्या सब्जेक्टचा दर्जा हा बाकी सब्जेक्ट असे आणि फिजिक्स असा बघून पण दिसत नाही, हे लिटरली सगळीकडे ॲक्सेप्टेड आहे। बऱ्याच वेळा असंही तुम्हाला काही ठिकाणी गाईड मिळते की फिजिक्स तेवढंच करा जेवढं येतं, बरोबर आहे की नाही, कारण फिजिक्समध्ये असे मार्क्स पडत नाही तसे मार्क्स पडत नाही। हे ज्या दिवशी आपण ॲक्सेप्ट केलं, समजून घ्यायचं आपण गेलो कॉम्पिटिशनच्या बाहेर। हे मी सांगतो म्हणून विश्वास ठेवू नका, ज्यांनी 2 वर्ष खूप पेपर्स घेतले है ना, रिपीटर्ससोबत इंटरॅक्शन व्हायला लागले, आता त्यांना विचारा, ही सिच्युएशन आहे प्रॅक्टिकली। त्यामुळे याला ऑप्शन नाही आहे, करावं तर लागणार आहे, सोपा असला तरी पण आणि अजून सोपा असला तरी पण। पहिल्या 2-3 लेक्चरमध्ये तुम्ही जर एवढे घाबरून गेले तर कसं होणार बरं। आणि हा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे माझा रोटेशनलच्या अबाउट, ॲज पर माय एक्सपिरियन्स मी आतापर्यंत 5 लेक्चरमध्ये रोटेशनल कंप्लीट संपवत होतो, कळालं ना। रिपीटरला तर 3 लेक्चर लई होतात, रोटेशनल मेकॅनिक्सला काहीच नाही, त्याच्यात कन्सेप्टच नाही आहे, सगळ्यात सोपा टॉपिक म्हणून मी तो स्टार्ट केला आहे।
आणि प्रॅक्टिकल सिच्युएशन तशी, फक्त क्वेश्चनची लँग्वेज वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला न्यू असतील, त्यामुळे आपण कन्सिडर करू की थोडा प्रॉब्लेम होतोय, बट प्रॅक्टिकली ती सिच्युएशन नाही आहे. ॲक्च्युअलमध्ये टॉपिक खरंच सिम्पल आहे, खूप सिम्पल आहे. जो आत्ता चालू आहे तो तरी, जेव्हा सिम्पलच्या वर जो आपण, तेव्हा मी क्लिअर करेल तुम्हाला की सिम्पल लेवल आपली आता परफेक्ट झाली आहे, म्हणून आपण रोटेशनची लेवल वाढवतोय. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं आपल्याकडं 5-7 पर्यंत लेवल आहेत. तुमच्यावर डिपेंड करतं तुम्ही कितीपर्यंत स्वतःला ग्रो अप करताय म्हणून. कळालं ना? तर एवढ्या लवकर हार म्हणून नाही चालणार बेटा, डर के आगे जीते. कळालं ना? हा टॉपिक घाबरवतो म्हणजे नक्कीच हा चांगले मार्क्स आपल्याला फायनल एक्झाममध्ये देऊ शकतो. तुमच्या क्लासमध्ये प्रणिता एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे, प्रथमेश एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे. कळालं ना? पहिल्या दिवशी टेस्टमध्ये काहीच नाही आलं म्हणून ती 20 मिनटं रडत होती इथं. दुसऱ्या टेस्टमध्ये डायरेक्ट 65 आउट ऑफ 80 मार्क्स. हे जेव्हा लागतं ना मनाला तेव्हा होतं. तर आता तसं वाटलं पाहिजे तुम्हाला. आणि प्रॅक्टिकली सोपा टॉपिक आहे. सिलेबसचा कंटेंट खूप कमी है, तरी पण वेटेज मैकेनिक्स सगळ्यात जास्त रोटेशनल मैकेनिक्सला है. जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना 11th NCERT के, उसमें से मतलब इंडिविजुअल टॉपिक में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग वो रोटेशनल मैकेनिक्स को है. आणि जेवढं वेटेज आहे तेवढा त्याचा कंटेंट नाही, तेवढे जे ॲप्लिकेशन्स पण नाही आहे. लॉज ऑफ मोशन जे 25 लेक्चर झाले, संपत नव्हता, बरोबर एक नाही, तरी पण आपण त्याला क्लोज केला. इकडं असं काही नाही आहे. आता 4-5 कन्सेप्ट होऊन जातील, कन्सेप्चुअली टॉपिक खतम, बाकी आपण प्रॅक्टिस कर सकते जितनी चाहिए. क्लियर आहे? 3 दिवसात 3च कन्सेप्ट बघितले आपण. एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डे को, सेकंड डे को रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड कल के लेक्चर में तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और उसके बाद में टॉर्क को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, चलो राइट डाउन नेक्स्ट. अभी होता क्या है देखो, आज जो है हम एक न्यू कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं और इस न्यू कंसेप्ट में हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कि क्वेश्चन में अगर आपको अब तक जो हम देख रहे थे कि सपोज रिंग की केस दी है और आपको बोला कि ये रिंग है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन अब रिंग के सेंटर में से पास नहीं हो रहा है. एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? या फिर आपको अगर बोला गया है कि ये होलो स्फीयर है, लेकिन इस होलो स्फीयर में एक्सिस ऑफ रोटेशन अब सेंटर में से पास नहीं हो रहा है, वो एट अ डिस्टेंस ऑफ r/4, सेंटर से r/4, वेयर r इज द रेडियस, इतने डिस्टेंस में से अगर पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आपको बोला है कि सपोज एक डिस्क है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से तो पास हो रहा है लेकिन डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं है. कहाँ पे है? अलोंग डायमीटर है, मतलब इन द प्लेन ऑफ डिस्क है. तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने 2 दिन पहले आपको क्लियर किया था कि इसके बाद बहुत सारा जो डिस्कशन होने वाला है वहाँ पे रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रॉड एंड सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर इनके रिलेटेड ही होने वाला है. ठीक आहे, लिहू नका हे, मी इंट्रोड्यूस करतो की आपल्याला नवीन पॉइंट काय स्टडी करायचा. तो ये मतलब कि क्या है देखो कि यहाँ से अगर एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr². अगर यहाँ से पास होता तो 2/3 mr². अगर ये सेंटर में से पास होता, परपेंडिकुलर होता तो mr²/2 होता, है ना. लेकिन अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज कर दी, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे. ठीक है, उसके लिए हम आज 2 थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं. राइट डाउन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, टुनाइट क्या करेंगे हम, 9 to 10 हमारा ये बेसिक मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, डायमेंशंस का होता है. उसके बाद 10 PM ऑनवर्ड जो भी आपके 3 टेस्ट पेपर हो गए है ना आज के एंड 2 दिन पहले के, तीनों पेपर के डाउट सेशन डिस्कस करेंगे. ओके, और आज से शुरू कर रहे हैं आपण जो रेग्युलर टेस्ट हो रही है उसका डाउट सेशन. ठीक है ना, फक्त डिपेंड करें कधी 10 होईल कधी 9:30 होईल. अपना पहला लेक्चर जब खत्म होगा उसके बाद. आता ओके है, आता जीवाला जरा है की नहीं. ठीक है, चला तो अपन रोटेशनल मोशन की प्रैक्टिस शुरू कर देते आज. देव क्लियर? चलो, तो क्या हेडिंग लिखी आपने? पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लूरल बना दो उसको. अब बेसिकली यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख रहे हैं आप, लिख रहे हैं आप, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 एक्सिस होंगे और दोनों एक दूसरे को कैसे रहेंगे,
अगर वो पैरेलल है, अगर वो दो है, तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, राइट डाउन. दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज. हम रिंग डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रॉड, कोई भी बॉडी लेंगे तो हर एक बॉडी के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा. यानी दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज. बॉडी की शेप कौन सी है फर्क नहीं पड़ेगा, ये एप्लीकेबल रहेगा फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज. क्लियर है. अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, देखो एकदम सिंपल है. इसका प्रूफ भी है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं, अभी कंफ्यूज करेगा तो मैं डायरेक्टली उसका एक्सप्रेशन आपको बोल देता हूँ. IO इक्वल टू होता है IC प्लस M इंटू एच का स्क्वायर. इस इक्वेशन को बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है. देखो सोपा एकदम, लिहू नका, जे सांगितलं तेच लिहा. ये इक्वेशन है. अभी इस इक्वेशन से हमें इसका स्टेटमेंट बनाना है. स्टेटमेंट बनाने से पहले IO का मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट. कोई भी पॉइंट देंगे बॉडी के ऊपर, फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसको अपन IO बोलेंगे. अब IC का मतलब क्या होगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें पहले से मालूम है. हमें कहाँ से मालूम होगा, वेरी गुड, अगर वो सेंटर में से पास होगा मतलब बॉडी का नेचुरल एक्सिस रहेगा. जैसे कि रिंग की बात करेंगे तो रिंग के लिए हम IC कितना लेंगे, mr स्क्वायर, जो हमें नोन है पहले से. डिस्क है तो डिस्क के लिए IC कितना होगा, mr स्क्वायर बाय 2 होगा. अगर होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर के लिए IC कितना होगा, 2/3 mr स्क्वायर होगा. अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए IC कितना होगा, 2/5 mr स्क्वायर होगा. अगर रॉड है तो कळालं ना. IC का मतलब अभी मैं दूसरा लिखूंगा यहाँ पे, बट आपण लक्षात ठेवण्यासाठी जिसके अबाउट मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नोन है पहले से उसको हम IC बोलेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे IC का मतलब होता है MI ऑफ द बॉडी, MI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस. जो बॉडी का नेचुरल एक्सिस है, अगर नेचुरल एक्सिस कळतं ना, जैसे कि अगर रिंग बोला है, रिंग तो रिंग का नेचुरल एक्सिस सेंटर में से ही पास होगा, इधर उधर से थोड़ी पास होगा. सेंटर में से पास होके वो रिंग को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये हो गया नेचुरल एक्सिस. अगर सेम बात डिस्क के लिए बोलिए तो डिस्क का नेचुरल एक्सिस भी सेंटर में से पास होगा एंड परपेंडिकुलर रहेगा. अगर आपको होलो स्फीयर बोला है तो वो भी सेंटर में से पास होगा. अगर सॉलिड स्फीयर बोला है तो वो भी सेंटर में से पास होगा. मतलब ये बन गया नेचुरल एक्सिस फॉर हर एक बॉडीज. ठीक है. अगर आपको सिलेंडर बोला है और सिलेंडर में ये स्ट्रेट लाइन के अबाउट सिलेंडर रोटेट हो रहा है तो ये बन गया सिलेंडर का नेचुरल एक्सिस. अगर सिलेंडर को घुमा देंगे और ये सिलेंडर को ऐसे आड़वा कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे और एक्स ऑफ रोटेशन अगर ऐसे पास हो रहा है तो ये नेचुरल एक्सिस है क्या, नहीं है. वो ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं उसको, वो नेचुरल एक्सिस नहीं है. क्लियर है ना. तो IC का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस. कैपिटल M आ रहा है, इसका मतलब है मास ऑफ द बॉडी. कैपिटल M का मतलब क्या है, मास ऑफ द बॉडी. एंड H का मतलब, व्हाट इज H, H का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो दो एक्सिस की बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टन्स. लिहू नका अजून, का घेताय लिहून, छापून घ्या पहिले, ते खूप महत्त्वाचं आहे. पळून जाईल ना बोर्डवर, नाही तर बोर्डवरचं लिहिलेलं कंटेंट कुठतरी नाही. घ्या लिहून पटकन. चला मी इरेज करू शकतो नंतर. हो गया. अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है. कैसे डिफाइन करेंगे, हे ह्या इक्वेशनला डिफाइन करायचं. क्या होगी डेफिनेशन बोलो. हे बघा, IOला काय म्हटलं आपण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी पॉइंट या फिर अबाउट एनी एक्सिस भी बोल सकते हो इसको. अबाउट एनी पॉइंट और अबाउट एनी एक्सिस इज गिवन बाय, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ, किसकी सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टन्स बिटवीन टू एक्सिस. लिहिता येईल मग. चलो राइट इन डबल युनिटेड कॉमा. इट स्टेट्स दैट, इट मतलब कौन, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इट स्टेट्स दैट
moment of inertia of a body, it states that moment of inertia of a body about an axis is equal to the sum of its moment of inertia passing through, or moment of inertia about an axis passing through its center of mass, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ सर पासिंग थ्रू के आगे क्या था? प्रोडक्ट ऑफ सर बोल तेजस, पासिंग थ्रू के आगे क्या था? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखो, या फिर अबाउट नेचुरल एक्सिस ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। एंड प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। हो गया लिख के। उसके बाद में इक्वेशन लिखना है, IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। उसके बाद मीनिंग्स लिखनी है जो पहले छाप चुके हैं आप। IO का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। IC का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नेचुरल एक्सिस। कैपिटल M मास ऑफ द बॉडी, H परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ओके, करूँ राव? तेजस हो गया लिख के? यस सर। अभी हम ये थ्योरम को अप्लाई करेंगे वन बाय वन सारे बॉडीज की केस में। शुरुआत करते हैं रिंग से, ठीक है? तो अगर हमें रिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है, ये आ गए रिंग, और हमें यहाँ पे बोला है कि रिंग की केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। ये कहाँ से पास हो रहा है बोलो? अलोंग टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो अब ये हमारा बन जाएगा IO। IC कहाँ से जाएगा? तो ये हो गया IC। इन दोनों के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? इक्वल टू रेडियस। वेरी गुड, कळतं ना हे? कसं आलं हे? तो करो कैलकुलेट, IO कितना होगा? मास M है, एडिशन है बेटा, एडिशन ध्यान से करो। तेजस, श्रवण, क्या आंसर? IC प्लस MR स्क्वेअर। प्रणिता वापरा ना बेटा, डोक्याच्या मध्ये खूप ॲक्टिव्ह ब्रेन आहे तुमच्या। खुशी नाही? MR स्क्वायर। एक्सलेंट, वेरी गुड, वो आ रहा है करेक्ट आंसर फ्रॉम श्रवण। 2MR स्क्वेयर। कितना सिंपल है, देखो फॉर्मूला क्या था? IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेयर। रिंग के लिए IC कितना है? MR स्क्वेयर। इस केस में H कितना है? कैपिटल R। तो क्या होगा? MR स्क्वेयर प्लस MR स्क्वेयर, ट्वाइस ऑफ MR स्क्वेयर। M इन ब्रॅकेट R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, ते डायमीटर होऊन जाईल मग फक्त R स्क्वेयर, फक्त M IC प्लस MR स्क्वेयर। अरे काय चाललंय? ऍड, मी तेच सांगितलं ना, ऍडिशन आहे, बोला था मैंने, ऍडिशन है, ऍडिशन। फिर से रिंग है। अब एक्स ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है?
ये r/2 इतना डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, तो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑपरिंग अबाउट दिस पॉइंट. परत एकदा ॲडिशन या, इझी घेऊ नका ॲडिशनला, खूप अवघड असते ॲडिशन. चल श्रवण. शाळेत गेला होता कधी ॲडिशन शिकवतो तेव्हा? म्हणजे ॲडिशन करायचीच नाही. तुला तर वेळच लागतो म्हणा. तेजस तेजस नाही तेजस, फिर से कर. आता कसं आलं? कितना होगा? 5/4 mr². फक्त एडिशन करायची बेटा, एडिशन मध्ये गोल नको. देखो अब ये हमारा IO बनेगा, ये तो क्लियर है सबको. IC अगेंस्ट सेंटर में से ही पास होता है, तो ये बना IC. फॉर्मूला एकच आहे, IO इक्वल टू IC प्लस m इंटू h². इथपर्यंत क्लियर है. अब ये क्या है? रिंग है. रिंग के लिए हर बार IC कितना होगा? वही रहेगा mr². तो ये mr² का mr² रहेगा, प्लस m भी सेम होगा, बस यहाँ पे h आपको चेंज करके दिया है. कितना है h? r/2 लिहून दिले बघा बोर्डवर हे r/2. तो r/2 का स्क्वेअर करते हैं तो r², दोनों में से नसेल जमत पटपट तर mr² कॉमन निकालो. ब्रॅकेट में आ रहा है 1 + 1/4. आता 1 + 1/4 येत नसेल तर दोन ऑप्शन सांगितलेत मी तुम्हाला. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4/4 प्लस 1/4, फिर 1/4 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया 1/4, ये बनेगा 5/4. असं करा. अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ही ॲडिशन आहे बाळा. ठीक है, तो ये ब्रैकेट में 5/4 बनेगा, तो यूर फाइनल आंसर विल बी 5/4 mr². m इन ब्रॉकेट r² प्लस r²/4. चलो इधर. ओके तेजस अंडरस्टूड. श्रावण आंसर नहीं आया? आया था, वेरी गुड. चलो शिवम आंसर क्यों नहीं आ रहे आज? आगे फिर से आपको रिंग की केस दी है और बोला है एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है. अब ये पॉइंट जो है वो सेंटर से r/3 इतने सेपरेशन पे है. एक मिनट. r/4 इतने सेपरेशन पे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो. परत तेच फिजिक्स कळालंय सगळ्यांना. फिजिक्समध्ये कोणालाच काही प्रॉब्लेम नाही आहे. घोळ ॲडिशन मध्ये होतो. बोल बेटा. $25 mr²/16. करेक्ट आलं. जिथं ॲडिशन मध्येच घोळ आहे. सर बोला. 25 mr²/15. 25/15 आ रहा है. 16 करेक्ट है बेटा, वेरी गुड. शिवम है ना? यस सर. ओके करेक्ट है. चलो फिर से वही कंडीशन, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास. IO इक्वल टू IC प्लस m इंटू एच का स्क्वायर. IC रिंग के लिए हर बार mr² ही होता है प्रथमेश, प्लस m की जगह पे m, h कितना दिया है 3r/4, उसका स्क्वायर करना है, तो ये बनेगा 3r/4 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों में से mr² कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. परत तेच क्रॉस मल्टीप्लाई केलं, 16 + 9 25/16 झाला आन्सर. 25/16 mr का स्क्वायर. दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन केस. ठीक आहे, झालं प्रथमेश. आता थोडंसं अजून थोडीशी सबट्रैक्शन सोबत ॲडिशन सोबत सबट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करूँ. रिंग ये और बोला है एक्स ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है, और इस केस में आपको डिस्टेंस दिया है r/8. देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस.
एच कितना लिया वो बोल पहिले. एच कितना लिया. एक्सलंट, व्हेरी गुड. ही आपली लेवल है, ही सांभाळा. वो येड्या काबाळ्यासारखं करत जाऊ नका काही पण. चलो एच कितना लेना है वो ध्यान से देखो. पहले मैंने r/8 तो दे दिया, लेकिन वो सेंटर से थोड़ी दिया है. कहाँ से दिया है? एंड से दिया. हमें दो एक्सिस के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है. तो ये डिस्टेंस तो दिया नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी गुड. यहाँ से यहाँ तक r होता है, उसमें से अगर इसको सबट्रॅक्ट कर देंगे तो ये डिस्टन्स बचेगा. म्हणजे या डिस्टन्सला जर मी x म्हटलो तर इथं आपण असं लिहू शकतो r = x + r/8. कळतंय का बघा? हे बघा, यहाँ से यहाँ तक टोटल r है, तो ये r मतलब हम x + r/8 ऐसे भी लिख सकते हैं. कळतंय का एसनो? अभी हमें x चाहिए तो x = क्या होगा? r - r/8. परत सबट्रॅक्शन आली है ना. r कॉमन, ब्रॅकेट में बचा 1 - 1/8. याची प्रॅक्टिस कराच, हे आयुष्यभर लागणार आहे आपल्याला. 1 - 1/8 येत नसेल तर मला विचारा, मी एक्सप्लेन करतो. ठीक है ना. तो 1 - 1/8 कितना होगा? 8 × 1 8, 8 - 1 7. तो ये आ गया 7/8 टाइम्स ऑफ r. ये x नहीं है, ये हमारा h है. झाला. आता सबट्रॅक्शन झाली, पुढे काय करायची आहे? ॲडिशन. तो फिर से वही कंडीशन, IO = IC + m × h का स्क्वायर. रिंग है मतलब हर बार IC कितना होगा? mr². m इंटू यहाँ पे h 7/8 r है, उसका स्क्वायर कितना होगा? 49/64 r². याला अजिबात घाबरायचं नाही, एवढी मोठी ॲडिशन कशी करू म्हणून. यहाँ पे mr² है, यहाँ पे mr² है, कॉमन ले लो. तो mr² इंटू ब्रॅकेट में आएगा 1 + 49/64. ज्यांचे आन्सर येत नाही ते सगळे इथंच अटकतायत. इथपर्यंत सगळ्यांचं आलंय. प्रॉब्लेम फिजिक्सचा दूर दूरपर्यंत नाही आहे. प्रॉब्लेम आपल्या मॅथ्सचा पण म्हणू शकत नाही, ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शनचा आहे फक्त. आणि येत नाही असं नाही आहे, घाबरून करतच नाही आपण, येणारच नाही आपल्याला. प्रेडिक्शन इल्युजन करूच नका. मी परवा ग्रुपवर काहीतरी टाकलं होतं है ना. काय होईल? आपण केली ॲडिशन, नाही आली आपल्याला, काय होणार आहे? काही फरक पडणार आहे का? मिळालेली MBBची सीट गेली आपली, असं काही होणार आहे का? नाही आली किंवा चुकेल, त्याच्यानंतर इथं बोर्डवर आपण एक्सप्लेन करतोच आहे, करेक्ट येईल. आपण बघूनच ठरवतो, लय अवघड नाही येणार आपल्याला. संपला कार्यक्रम तुमचा तिथं. सरळ सरळ क्रॉस मल्टिप्लाय करू. 64 + 49 113 अपॉन 64 इंटू mr². हे रिकामा टाइमपास करत असतो ना आपण, तेव्हा ह्या गोष्टी करायच्या. आता मी 49 + 64 ला ॲडिशन केली. मी 49 ला 50 घेतलं, 64 ला 60 घेतलं. 60 + 50 110 झाले. इथे एक कमी केला 109 झाले. इथे 4 वाढवली 113 झाले. असे काहीतरी करत बसा. हे ॲडिशन सबट्रॅक्शन आपल्याला लागणार आहे प्रत्येक क्वेश्चनमध्ये. हे आले तर आन्सर येतील. 113 अपॉन 64 mr². हे इथं सनी नाही, हे नव्हतं. हो तर तेच ॲडिशन चुकवली ना. ऋषिकेश ये कहाँ से आ गया बेटा? तेजस करेक्ट है. चलो तेजस के बाद और किसने बोला आंसर? यस, श्रवण का तो पहले आ गया था. शिवम 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 बाकी है. ओके. समझ में आ गया फिर? तर रिंगच्या केसमध्ये अगर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ रिंग आहे, कुठल्याही कंडिशनमध्ये दिलं आपण सेम प्रोसेस फॉलो करणार आहे. ठीक है. अभी सेम बातें रिपीट करनी है फॉर डिस्क. आता थोड़े पटपट येतील आंसर, आता बरं वाटेल जर. क्या होगा डिस्क की केस में? अगर आपको बोला है कि डिस्क है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एन एक्सिस. ये कौन सा एक्सिस है? पासिंग अलोंग टेंजेंट. लेकिन टेंजेंट भी कौन सा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क वाला. करो कैलकुलेट. अब फॉर्मूला एकच है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कौन सा? IO = IC + mh². पहले IC ढूंढना पड़ेगा. कहाँ पे IC? सेंटर. करेक्ट. ये हो गया IC, ये हो गया IO. इन दोनों के बिटवीन सेपरेशन अगेन रेडियस है, मतलब R होगा. अभी रिंग खत्म हो गई, डिस्क आ गई, तो डिस्क में क्या होगा हर बार? IC mr²/2. mr²/2. हम mr²/2 प्लस h कितना है? तो ये बना r². परत तेच ॲडिशन आली. mr²/2 प्लस mr². 1 + अर्धा दीड, दीड मतलब 3/2. तो इसको लिख दो 3/2 mr². जसं येतं तसं करा, पण करा, घाबरू नका त्याला. 3/2 mr². आलो होतं प्रथमेश आन्सर? यायला पाहिजे ना आता.
नेक्स्ट, फिर से डिस्क दी है और आपको बोला है एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2 और हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. आता करा, सगळ्यांची यायला लागली पाहिजे करेक्ट, आणि अजूनही येत नसतील करेक्ट. श्रवण करेक्ट आहे. हां, r/2 आहे डिस्टन्स. व्हेरी गुड. 6/8 सिम्प्लिफाय करा अजून. थ्री mr²/4. 3mr²/4. व्हेरी गुड, करेक्ट. सिंपल ॲडिशन आहे, नवीन काहीच नहीं त्याच्यामध्ये. पहले 2-3 कळत नहीं देवेश, आलं ना. क्या होगा फिर से, IO = IC + mh² है. IC ड्रॉ कर लेंगे. IC हर बार डिस्क की बात चल रही है तो कितना रहेगा, mr²/2. h कितना है यहाँ पे, r/2 का स्क्वायर कितना होगा, r²/4. mr²/4. डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2mr² + mr², 3mr²/4 झाला आंसर. नेक्स्ट, फिर से आपको बोला है डिस्क की है. अब एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है एट ए डिस्टेंस r/6 फ्रॉम 1 एंड. अभी डिस्टन्स कहाँ से दिया है, एंड से दिया है. काय करावं लागेल परत तेच, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टन्स होता है r. तर आपण इथपर्यंतच्या डिस्टन्सला x घेऊ आणि हा किती दिला आहे r/6, यानी एक्सप्रेशन बनेगा r = x + r/6. तो x बनेगा r - r/6. अभी r - r/6 5/6 टाइम्स ऑफ r, ये x हो गया, मतलब ये h हो गया. आता येईल का ॲडिशन, करा मग. व्हेरी गुड. एकदा कळलं की ब्रेनला वेळच लागत नाही, त्यामुळे त्याला शिकवा, त्याला ट्रेन करायला ये पडते सगळे. कळते की नाही तुला, हो की नाही, कळत आहे. करा मग ॲडिशन. चलो बोलो आंसर पटपट. क्या होगा देखो, IO = IC होता है. आता IC माहिती है आपल्याला, डिस्क के मतलब कितना होगा, mr²/2 प्लस m × h का स्क्वायर. h कितना है 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर कितना होगा 25/36. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, परत एडिशन आली, mr² बाहर, तो क्या बचेगा 1/2 + 25/36. तो ये IO = mr² इंटू, आता परत क्रॉस मल्टीप्लाई करा. 25 का डबल 50, 50 + 36, हाँ 50 + 36 86 बरोबर. डिवाइड बाय 36 का डबल मतलब 72. ये आंसर है. 2 से डिवाइड करेंगे तो 43/36. mr². तेजस, तेजस आंसर चेक कर परत एकदा. यस सर. कळलं. तो जो रिंग के लिए थी केस, वही डिस्क के लिए है. अभी आगे जाएंगे, वही केस किसके लिए एप्लीकेबल रहेगी, रिंग हो गई, डिस्क हो गई. बोलो आगे कौन होगा, हॉलोस्फियर. परत तेच करणार आपण. हॉलोस्फियर मध्ये पण कोई भी एक्सिस दिया है, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो IO = IC + mr². जैसे कि ये हॉलोस्फियर है, एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है अलोंग टेंजेंट, इसकी रेडियस है r. तो बोलो IO कितना होगा, व्हेरी गुड. फक्त 1 + 2/3 करायचे आता. चलो, ज्यांना नहीं कळत है परत तेज, सेंटर में से पास होगा उसको अपन IC बोलेंगे. फॉर्मूला है IO = IC + mh². अब यहाँ पे जो IC है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हॉलोस्फियर के लिए 2/3 mr². याला ऑप्शन नहीं, हे पाठच पाहिजे. हॉलोस्फियर दिया मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr². इसको पुट करेंगे तो IO बनेगा 2/3 mr²
प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि h का मतलब r है, इनके एडिशन करेंगे एम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ रहा है 1 + 2/3, 1 + 2/3 मतलब बघा 3 × 1 3, 3 + 2 5, 5/3, तो ये आ गया 5/3 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट होलोस्फीयर है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है पास हो रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2। करो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको IO बोलेंगे। वेरी गुड, 11/12 mr²। कैसे करना है, परत तेच IO = IC + mh²। आता हा IC इथून जातोय, तो यहाँ पे होलोस्फीयर है, मतलब हर बार IC कितना रहेगा 2/3 mr² प्लस यहाँ पे h का मतलब r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर r²/4 होगा। फिर से एडिशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 8, 8 + 3 11, 4 × 3 12, 11/12 mr²। हो गया आंसर। नेक्स्ट होलोस्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस जो पास हो रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ r/16 फ्रॉम इट्स वन ऑफ इट्स एंड। सिक्सटीन 16, हाँ 15 के बाद में आते वो 16। परत तेच बघा, हे टोटल डिस्टन्स r आहे, याला आपण h म्हणू, याला आपण r/16 म्हणू, तो इक्वेशन क्या बनेगा r = h + r/16, तो h बन गया r - r/16। अब r/16 है तो यहाँ पे 16 - 1 होगा 15, यानी 15/16। 15/16 r। आता h आला, आपल्याला फॉर्म्युला एकच दिला है, IO = IC, IC कितना होता है 2/3 mr² प्लस m × h²। आता 15/16 का स्क्वायर करना है, कितना होगा 225/256 mr²। अब इसकी एडिशन करनी है, एडिशन करना है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 256 का डबल 512 प्लस 225 × 3 675, और इन एडिशन बोलो 11 डिवाइडेड बाय 768 mr²। हो गया आंसर। म्हणजे कंडीशन है एडिशन आणि सबट्रैक्शन आलीच पाहिजे। और बघा, अब तक हमने टॉपिक के स्टार्ट से अब तक जो भी सॉल्व किया है, एक स्टेप में बस फिजिक्स लगता है फॉर्म्युले के लिए, IO = IC प्लस, आणि जो इंट्रोड्यूस केला होता तोच आहे, तो सोडून आपण काहीच नाही घेतलं नवीन, आणि फक्त ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन चालू आहे। मग खरंच अवघड आहे का टॉपिक? अजून तर नाही आहे, ॲटलिस्ट आल्यानंतर मी सांगेल की हा पार्ट अवघड आहे म्हणून, बट हे बेसिक्स नाही आहे, पण तरी पण जर वाटत असेल, कारण हे अशा काही पण डायग्राम कुठून पण एक्स ऑफ रोटेशन हे पहिल्यांदा बघता, आय कॅन अंडरस्टँड, बट हे ॲडॅप्ट करावंच लागणार आहे, कळालं ना? घरच्यांनी अजून पण तुम्हाला तेच डाळ भात खाऊ घातलं तर जमल का? चला हो गया, ये होलोस्फीयर के लिए हो गया। सेम पार्ट अब रिपीट करेंगे हम फॉर सॉलिड स्फीयर। करायचा का? येस नो? येस। काही येऊन जाईल आता, ठीक आहे, करून घेऊ थोडंफार, परत एखादा यायचा सर हे सॉलिड स्फीयरचं झालंच नाही। ये सॉलिड स्फीयर है, अगेन एक्स ऑफ रोटेशन पास हुआ है वन ऑफ इट्स एंड, मतलब अलोंग टेंजेंट। टेंजेंट है मतलब ये सेंटर से डिस्टेंस कितना है r है। करो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ 7/5 mr²। व्हेरी गुड। आता कसे पहिल्या आन्सर येतात, IO है, IC है, r है, फॉर्मूला क्या है IO = IC प्लस m × h का स्क्वायर। फक्त IC सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है 2/5 mr², h कितना दिया है r, तो ये बनेगा 2/5 mr² प्लस mr², तो 2/5 + 1 एडिशन आली परत, 5 × 1 5, 2 × 1 2, 5 + 2 7/5 mr²। ओके,
आता परत तेच ॲक्सिस की पोझिशन चेंज करके देंगे. अब बोलेंगे कि एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r/2 है 9/10. क्या होगा IO इक्वल टू IC प्लस m इंटू एच का स्क्वायर. IC कितना है फिर से 2/5 mr स्क्वायर. h कितना है r/2. इसका स्क्वायर करेंगे मतलब क्या होगा mr स्क्वायर बाय 4. आता 4 इंटू 2 8 8 प्लस 5 13/20 mr स्क्वेअर. खुशी एकच आन्सर दिलं ते पण चुकलं आज. आलं होतं ना 13/20. तो ये रिंग हो गई, ये डिस्क हो गई, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया. अब कौन बचा ROD रॉड. रॉड. अब देखो रॉड दिया है और बोला एक्स ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है. चला हे जर करेक्ट आलं तर तुम्हाला पॅरलल ॲक्सिस थेरम कळाला. येणार नाही आय नो, बट तरी पण ट्राय करा. डिस्टन्स नहीं दिलं तिथं. रॉड की लेंथ एल ले लो. रॉड की लेंथ अपन एल घेतो ना, तो ये टोटल लेंथ आपको एल दी है. तर पहला प्रश्न हा पडेल दो एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. अगर वो करेक्ट आ गया तो आंसर L/2. L/2 सर. यस L/2. देवेशचा इथंच गोळ झाला, इथंच घात झाला तुझा. ठीक आहे L/2. परत फॉर्म्युला तोच आहे IO इक्वल टू IC प्लस m इंटू एच स्क्वायर. IC का मतलब रॉड के लिए कितना होता है 4ml square/12 सर. करेक्ट है. ml स्क्वायर बाय 12 होता है, तो ये बनेगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस h का मतलब कितना है L/2. तो L/2 का स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 4. परत एडिशन आली 1/12 प्लस 1/4. ml square/3 सर. एक्सलंट, ये करेक्ट है. अरे बाळा 3 दिवसापासून हा फॉर्म्युला शिकवतोय ना मी. रॉड मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC ml स्क्वेअर बाय 12. आता 1/12 प्लस 1/4 चुकवतो का देवेश. आंसर मस्ट बी ml स्क्वेअर बाय 3. आता आलं असेल है ना. पहिले इकडे तिकडे जात होतं, आता बरोबर आलं असेल. ठीक है. नेक्स्ट फिर से आपको रॉड दिया है और एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है यहां से. यहाँ से मतलब ये मिड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, तो सेपरेशन कितना होगा इन दोनों के बिटवीन L/4. करो कैलकुलेट. बोला बरोबर आहे, सांग. ml स्क्वेअर बाय 4. हे बघा परत तेच IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेअर. नवीन काही नाहीच आहे. IC मतलब कौन है रॉड की केस में ml स्क्वेअर बाय 12. h है L/4. इसका स्क्वेअर बनेगा ml स्क्वेअर बाय 16. इथपर्यंत करेक्ट आहे सगळ्यांचं. मग घोळ फक्त ॲडिशन मध्ये होतोय. आता 1/12 प्लस 1/16 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 12 मतलब 28 अपॉन
192 ml स्क्वेअर. आता याला पण सिम्प्लिफाय करा. 28 by 192 48. 28 ml square by 192, sir. शिवम बोल. 28 ml square by 192. करेक्ट है. अब उसको और सिंप्लीफाई करो. 28 अपॉन 192 को हो 14/196. डायरेक्ट 7 डिवाइड केलं का 28चा टेबल येतो तुम्हाला 4चा वर. सनी कस काय 7/48 ml स्क्वेअर. ओके चला जाऊ दे. शेवटी होत नाही. करेक्ट आलं ते महत्वाचं. ठीक है. तो आज हमने क्या किया, बस पैरेलल एक्सेस थ्योरम एकच फॉर्मूला बघितला एंड वो जो स्टैंडर्ड बॉडीज थे हमारे पास उनमें डिफरेंट केस में अप्लाई किया. कळालं. अभी जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें क्या कंडीशन होगी, मास एंड रेडियस मास एंड लेंथ गिवन होगी. यापेक्षा काही वेगळे येणार आहे का, येणार आहे पण त्याला वेळ असो. ठीक है ना. बेसिक्स लेवल जे आपलं चाललंय त्यामध्ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस असणार आहे. ठीक है. तो फिर से अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है टॉपिक का तो पहला दूसरा तीसरा एंड आज का 4th वन चौथे ना आजचं ते चारों लेक्चर फिर से एक बार देखो, फिर से नोट्स निकालो, फिर से प्रिपेयर करो. आणि तरी नाही कळालं तर अजून एकदा ट्राय करा. ठीक है ना. असं 3 वेळा बघून जर नाही कळालं मी आहेच. ठीक है. एंड जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं उनका अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है. बट कंडिशन आहे तुम्ही पण ट्राय करा. म्हणजे डाऊट्स असले पाहिजे, सगळे सॉल्व करून द्या. कळालं ना. त्यात मजा नाही. तुम्ही ट्राय करा आणि डाऊट्स असले पाहिजे. कधीच असं होणार नाही की काहीच येत नाही म्हणून. मी बऱ्याच वेळेस काल मॉर्निंगला आपण कॅल्क्युलेशन पण केले. 0 × 365 अँड 0.1% 0.0001 × 365 किती मोठा डिफरन्स होतो. मला ट्राय करा बेटा, तुमच्यात ॲबिलिटी आहे. अशीच 10वी पास नाही झाली तुम्ही, झालेत करून आणि पण त्याचा अर्थ असा नाही होत की तुम्हाला काही येत नाही म्हणून. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थेरम परपेंडिकुलर एक्सेस थेरम एंड इसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. ठीक है. Thank you, sir.